नई दिल्ली में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर या बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला ज़ोरों शोर से जारी है। इस मेले में जहां मुख्तलिफ़ रियासतों के पवेलियन लगे हुए हैं रिवायती तौर पर, उसी तरह कर्नाटक का पवेलियन भी लगा हुआ है। कर्नाटक पवेलियन की जो जिम्मेदारी इस मरतबा आई है वो है जनाब मंसूर बिन गौस साहब की तरफ। वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में डिप्टी डायरेक्टर हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि कर्नाटक के पवेलियन की क्या ख़ास बात है और कर्नाटक पवेलियन में कौन कौन से मसनूआत की नुमाइश की जा रही है, डिस्प्ले किया जा रहा है, और कल्चर के एतबार से कौन सी चीज़ें जो है यहाँ पर दिखाई जा रही है। मंसूर बिन गौस साहब, आपका सालार से बात करने सालार के प्रोग्राम में खुश आमदीद है। आप ये बताइए कि ये जो पवेलियन लगा हुआ है, आप उसके इंचार्ज हैं, तो इस चीज़ में कौन सी चीज़ को फोकस करने की कोशिश? हमारे पवेलियन में टोटल 56 यानी कि 56 स्टॉल लगाया गया है। इसमें हमारा मेनली एक तो जीआई प्रोडक्ट्स। सो कर्नाटक क्या है, हिंदुस्तान में हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं। जीआई प्रोडक्ट क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स, राइट। उसके प्रोडक्ट्स में महत्व दिया गया है। उसमें हम रामनगर के चनपटना टाइल्स और मैसूर रोज़ डुनले एक, और कर्नाटक का बहुत पुराना मतलब 65-70 ईयर से भी एक मैसूर सैंडल सोप, मतलब कि चंदन में बना हुआ, उसमें सोप हो, अगरबत्ती हो और दूसरे प्रोडक्ट्स भी उसमें एग्जिबिट किया गया है। उसके अलावा हम लोग हैंडीक्राफ्ट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स को भी ज़्यादा फोकस किया हुआ है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग ख़रीदने के लिए आते हैं कि फेमस मैसूर सिल्क सैरीज़ को लेने के लिए है। पूरा रेशम में बने हुए सैरीज़ है, तो उनके स्टॉल भी ज़्यादा यहाँ पे लगे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस साल और पिछले साल जो आपने पवेलियन लगाए थे उसमें क्या फ़र्क है? क्या चीज़ों को आपने इस साल इजाफा किया है या किन चीज़ों को आपने, किन मसनूआत को कम किया है? सो इसमें कम तो ऐसा कोई कम नहीं किया। गए बार लास्ट टाइम अराउंड 30-34 स्टॉल हुआ करते थे, लेकिन हमें 200 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आए थे। इस चीज़ को नज़र में रखते हुए हम लोग ने स्टॉल की नंबर बढ़ाई और हर सेगमेंट में 1 से 2 ज़्यादा स्टॉल अलॉटमेंट किया हुआ है। लेकिन अब चनपटना टाइल्स के 6 मिलेंगे। मैसूर रोज़ डुनले के पहले 1 या 2 रहते थे, आज 4 दिया गया है। और अब मैसूर सिल्क सैलरी को भी 2 से 3 हुआ करते थे, इस बार 6 तक दिया गया है। और इसके अलावा और नए से पहली बार थोड़े लाइक चॉकलेट्स को हो या और एक टेराकोटा वर्क्स के हो, थोड़े नए को पहली बार जो पार्टिसिपेट किए हैं उनको भी इंट्रोड्यूस किया गया है, उनको भी प्रमोट करें। अभी उनको बिज़नेस कितना होता है या नहीं, इनके लिए मार्केट में उनका पॉपुलैरिटी होना है, एडवर्टाइजमेंट आना है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग नए प्रोडक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आप इन लोगों का इंतखाब, जो भी दस्तकार है, हैंडीक्राफ्ट है, जो भी प्रोडक्ट्स वहाँ पे बन रहे हैं, तो उसका क्या क्राइटेरिया है, और गवर्नमेंट की तरफ से आपका जो डिपार्टमेंट है इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स जो है वो क्या सहूलियत फराहम करता है, और ये इन लोगों को सिलेक्ट किस तरह से करता है? इनका तो हम लोग 3 महीने पहले, मतलब कि इन द मंथ ऑफ अगस्त ओपन पे नोटिफिकेशन दिया हुआ था, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किए थे। उसके हिसाब से 140 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आए हुए थे। यहाँ पे हम हर डिस्ट्रिक्ट मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट से कम एप्लीकेशन आए हुए थे, कोई डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा एप्लीकेशन आए थे। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम किया कि डिस्ट्रिक्ट को जो भी डिस्ट्रिक्ट से 1 आए हैं उनको दे दिए, 2 आए उनको भी दे दिए। उनका अगर प्रोडक्ट ठीक है, उसका डिमांड है, उस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और जब एप्लीकेशन जहाँ पे ज़्यादा आए हुए हैं उनको 3 या 4 टारगेट दिया हुआ था, और सेगमेंट वाइज एक किया 2 आदमी को। प्रायोरिटी मतलब वो इससे पहले कम बार कोई पार्टिसिपेट किया हो तो उसको मौका दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे कर्नाटक का गवर्नमेंट में पॉलिसी है, तो SC ST और माइनॉरिटी को ऐसा रिजर्वेशन है, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए हम लोग SC ST के जब भी अगर वो पहले आए भी हैं, तो अगर वो SC ST में उनका रिप्रेजेंटेशन कम हुआ है तो उनको भी अकोमोडेट किया हुआ है। और ऐसे माइनॉरिटी के भी 6 स्टॉल दिए हुए हैं।
इन सब चीज़ों को रीजनल रिप्रेजेंटेशन और दूसरे कैटेगरी वाइज है, सोशल रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज रीजनल रिप्रेजेंटेशन को भी यहाँ पे हम लोग कंसिडर किए हैं। अच्छा, तो सहूलत क्या फराहम किया? सो सहूलत तो यहाँ पे जो भी स्टॉल अलॉट हुआ है, सो ये कंप्लीट स्टॉल उनको फ्री अलॉटमेंट किया है। सो उनको कोई फ्री अलॉटमेंट है, मतलब ये अगर आप पूरा इसका ये डालें तो ऑन एंड एवरेज अराउंड 4 से 5 लाख का खर्चा आता है एक स्टॉल बनने में। सो यहाँ का जो रेंट का सब भी देखे, इन सब चीज़ का कोई एक रुपया भी उनसे नहीं लिया गया है। कम्प्लीटली इंक्लूडिंग ऑपरेशन कम्प्लीटली उनको फ्री अलॉटमेंट दिया हुआ है। और उनके लिए जो भी इकोनॉमिकली वीक है उनको मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस भी दिया जाएगा, मतलब वो आने जाने के लिए TADA अगर जो फिट होते हैं स्कीम में उनको भी वो भी दिया जाएगा। अच्छा, तो ये जो मेले में शिरकत करने से यानी आपका महकमा जो है डिपार्टमेंट इसके लिए काम कर रहा है डेवलपमेंट के लिए, तिजारत की और जो भी हैंडीक्राफ्ट मसनूआत, तो इससे कुछ मदद मिलती है ये जो मेलों में आने? देखो यहाँ पे आप थोड़े ऐसे स्टॉल है उनका सालाना, क्योंकि देखो इनका तो खुद का प्रोडक्ट या ब्रांडिंग होता नहीं। अगर कोई कंपनी है तो उसका ब्रांडिंग होगा, दे नो देयर ओन वेज। अभी यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत से ऐसे स्टॉल वाले हैं वो IATF के लिए ही तैयार होते हैं। अब यहाँ के 2 से 3 आपको मैसूर सैंडल के अलावा दूसरा सोप का है, अगरबत्ती के हैं यहाँ पे, और आपको मैसूर सिल्क सैलरी का जो है, जो एक साल में जो इनका इनकम है उसका 50 से 60% तक इनकम यही ट्रेड फेयर से आ जाता है। और इसके अलावा और हम दूसरे भी GI फेयर लास्ट टाइम नोएडा में लगा हुआ था, वहाँ पे भी हम लोग स्टॉल बनवा के वहाँ पे भी आर्ट स्टॉल्स को GI प्रोडक्ट्स के लिए इनकरेज किया हुआ था। उसमें इसके साथ में फ्री स्टॉल के अलावा उनको मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस भी दिया हुआ था। उनके लिए यहाँ पे B2B भी कॉन्टैक्ट डेवलप मिलता है, कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, और B2C मतलब उनको डायरेक्ट सेल्स का भी यहाँ पे मौका रहने की वजह से उनका बहुत से स्टॉलों का इनकम भी मतलब अर्निंग भी सालाना का 50 से 60% इनकम यहीं से आता है। ऐसे भी स्टॉल हैं यहाँ पे। आखिरी मेरा सवाल ये है कि ये जो मेला जारी है पैंडेमिक के बाद जो है हो रहा है, तो इससे क्या तवक्कुआत है आपको? किस तरह को रिस्पांस है, क्या है? ये रिस्पांस तो अच्छा है, लेकिन एक बात थोड़ा इनका हमारे 4 या 5 साल से पहले जब उनसे सुनने में आया है हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, पहले यहाँ पे एक कर्नाटका बोल के सेपरेट एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, यहाँ पे पेविलियन था। सो उनको वो जो भी यहाँ से आते थे कर्नाटक का यही चाहिए बोल के वो ईजी से आ सकते थे। अभी इस बार कर्नाटक पेविलियन तो है, लेकिन यहाँ पे स्पेस चेंज होने की वजह से थोड़ा नए में स्टार्टिंग में 3-4 दिन के लिए थोड़ा इनफ्लो के लिए दिक्कत हुई। लेकिन जब ये जाते जाते, क्योंकि ये तो मेला तो 14 दिन का मेला रहता है, 4-5 दिन के बाद यहाँ से पूरा उनको एक्सेसिबिलिटी हुई, लोग आने लगे। पहले के जो पुराने कस्टमर्स थे वो भी आने लगे हैं। लगभग जो पहले था उसी हिसाब से इस बार भी बिजनेस हो रहा है। बहुत शुक्रिया साला से बात करने। हाँ, शुक्रिया। ये थे मंसूर बिन गौस साहब, डिप्टी डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स कर्नाटक के। वो यहाँ पर जो पवेलियन लगा है कर्नाटक का, उसके बारे में तफसीलात बता रहे थे। उनका कहना था कि इस मर्तबा जो है थोड़ी सी परेशानी इस हवाले से हुई कि कर्नाटक का पहले अलहदा एक पवेलियन बना हुआ था, अब उसको मर्ज करके सब कई रियासतों के साथ जो पवेलियन नई जो बिल्डिंग बनी है, उसके नतीजे में जो विजिटर्स है जो कर्नाटक पवेलियन आते रहे साबिक़ में, उनको शनाख्त करने में बड़ी परेशानी हुई है। और उन्हें ये उम्मीद है कि इस मेले से कर्नाटक में दस्तकारी और दीगर सनतों को फ़रोग़ मिलेगा। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, आलमी तिजारती मेला, नई दिल्ली।